ओके, सो दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट अकर्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये इधर आपके आ जाती है, ये दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, तो ये वाला क्या हो गया आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो दिस इज योर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या फिर आप इसको सिंपली क्या बोल सकते हो, पीएमएस, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। इधर के साइड पे फिर और क्या आ जाएगा, इधर तो आपका आ जाएगा मैट्रिक्स, एंड हियर इट विल बी योर साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है इट अकर्स हियर, दैट इज इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, देयर आर सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस, वील स्टडी कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस अरेंज्ड होते हैं इन दिस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन कैरियर टू द अदर, ठीक है, एंड जिस विच इज यूज्ड टू जनरेट द एटीपी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, अच्छा यहाँ पे एक सबसे एंड में कौन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सबसे एंड में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, उनको एक्सेप्ट करके वो वाटर बना लेता है, ठीक है, जहां से आपका वाटर बनेगा पूरा आपके उसमें फोटोसिंथेसिस में जो वाटर आता है वो इधर से आता है, ठीक है, वो सब चलो बाद की बात है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जितने भी जो सारे कॉम्प्लेक्सेस अरेंज होते हैं एक्चुअली में होता क्या है, all these complexes they are arranged in order of increasing reduction with their redox potential. So all the complexes are arranged in order of increasing redox potential, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा उसका हाईएस्ट रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, देन इसका कम, देन कम, देन कम, मतलब बेसिकली वो क्या होता जाएगा, सॉरी इंक्रीजिंग में होगा, यहाँ पे सबसे कम होगा, एंड वो कॉम्प्लेक्स वो जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्सेस को इतने रखने की जरूरत क्या है, बेसिकली द पॉइंट इज कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एंटर करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वो इन डिफरेंट आपके कंपोनेंट से ट्रैवल करते हुए दे वो कहाँ पे जाना है उसको, ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन किसी के माइंड में आ सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पहुंचाना है तो व्हाई डू वी हैव टू कॉम्प्लिकेटेड सो मच, इसको डायरेक्टली यहाँ से ऑक्सीजन के पास ही पहुंचा दो, व्हाई डू वी नीड टू हैव सो मेनी आपके कॉम्प्लेक्सेस, इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस रखने की क्या जरूरत है, जब सीधा ऑक्सीजन को ही देना है तो यहाँ से एंट्री कराओ और डायरेक्टली ऑक्सीजन के पास पहुंचा दो। सो कैन यू टेल मी अ रीजन के ऐसा क्यों होता है कि मतलब वी नीड टू हैव सो मेनी कॉम्प्लेक्सेस जो अपने रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज है, कोई रफली गेस कर सकता है आइडियाज के बारे में, व्हाई इज इट सो? नहीं, देखो बेसिकली होता क्या है सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है, सपोज दिस इज अ बिल्डिंग एंड उस पे ये बहुत सारे ऐसे फ्लोर्स है, ठीक है, सपोज 10 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग है एंड हर फ्लोर पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, हर एक फ्लोर पे एक आदमी खड़ा है। सपोज इफ आई गो ऑन द 10th फ्लोर एंड जो 10th फ्लोर वाले फ्लोर पे जो आदमी खड़ा है मैं उसको वहां से धक्का मार देती हूँ, ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पहले तो बताऊं, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। तो अब सपोज कोई एक सबसे पहले पर्सन यहाँ पे खड़ा है, इफ आई थ्रो दैट पर्सन फ्रॉम हियर तो वो सीधा यहाँ पे नीचे आके गिरेगा, ठीक है, मतलब वे चांसेस बहुत हाई है कि वो डायरेक्टली मर जाएगा, ठीक है। बट एक पर्सन है जो यहाँ वो सेकेंड फ्लोर पे खड़ा है एंड वो सेकेंड फ्लोर से सपोज वो जंप मारता है ऑन दिस फ्लोर, तो किसके ज्यादा चांसेस है, कौन से पर्सन के ज्यादा चांसेस है टू गेट हर्ट, किसके ज्यादा चांसेस है, टॉप पे है, एग्जैक्टली तो जो टॉप पे है उसके ज्यादा चांसेस क्यों है, बिकॉज उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा है, बात समझ में आ रही है।
बिकॉज जो सबसे टॉप पे 10th फ्लोर पे प्रेजेंट है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, ठीक है, एंड हाइट सबसे ज्यादा है तो देयरफॉर इट इज गोइंग टू हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, whereas the other person who's standing on the second floor, he has lesser potential energy because he is from the lesser height from the ground, ठीक है, so there will be lesser change in potential energy, मतलब जब वो पर्सन जंप करेगा फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव फ्लोर्स, सो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो ज्यादा किस में होगा, ऑब्वियसली द पर्सन विद द पर्सन जो 10th फ्लोर पे खड़ा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द वन जो कहाँ पे खड़ा है, सेकेंड फ्लोर पे, ठीक है। तो अब हम एक दूसरा रास्ता भी बोल सकते हैं कि एक तो हमने ये बोला था कि भाई 10th फ्लोर वाले आदमी को यहाँ पे सीधा ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचना था, ठीक है, तो अब वो सोचता है कि अगर वो 10th फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पे जंप करेगा तो हिज चांसेस ऑफ डाइंग आर वेरी मच, ठीक है, तो या फिर वो क्या कर सकता है, वो 10th फ्लोर से पहले ही कम ऑन द 9th फ्लोर, देन ऑन द 8th फ्लोर, देन 7th, देन 6th, देन 5th, देन 4th, देन 3, देन 2, 1, इवेंचुअली एट द एंड वो ऐसे आ सकता है। तो सेम केस आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स वाले केस में है, अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यहाँ पे से ऑक्सीजन के पास में आ जाएंगे तो दैट विल बी नॉट ऑफ एनी यूज, जो रिडॉक्स पोटेंशियल में चेंज होगा दैट विल बी अ सडन चेंज एंड दैट विल बी अ ह्यूज चेंज, ठीक है, so इसीलिए to avoid that huge change the electrons they are passed gradually from one electron carrier to the other electron carrier। बात समझ में आ रही है, मतलब एक जैसे वही वाली बात है, 10th फ्लोर से एक आदमी को ग्राउंड फ्लोर पे आना है तो वो या तो डायरेक्टली वहां से जंप कर जाए या फिर वो एक एक फ्लोर करके नीचे आ जाए, ठीक है, बिकॉज अगर वो डायरेक्टली वहां से जंप करेगा सो उसके वो ही हिज चांसेस ऑफ डाइंग आर वेरी मच बिकॉज देयर विल बी अ सडन एंड वेरी मच हाई चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सो ये तो एक चीज हो गई कि इस चीज का आंसर हो गया कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इसी मैनर में क्यों अरेंज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये रिडॉक्स पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या बताता है आपको, कैन यू टेल मी व्हाट इज रिडॉक्स पोटेंशियल, बता सकते हो मुझे? बेसिकली रिडॉक्स पोटेंशियल का देखो सिंपल सा मतलब है कि कोई एक जो सब्सटेंस है वो कितना ज्यादा रिड्यूस्ड है या कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है, वो हमको पता चलता है किससे, रिडॉक्स पोटेंशियल से, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड का रिडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव है, अगर सपोज किसी कंपाउंड का रिडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव है तो मतलब क्या होगा, वो कंपाउंड क्या है, दैट कंपाउंड इज एक्चुअली रिड्यूस्ड, ठीक है, whereas अगर किसी का रिडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव है दैट मींस दैट कंपाउंड इज एक्चुअली ऑक्सीडाइज, ठीक है, रिडॉक्स पोटेंशियल का ऑब्वियसली यही मतलब होता है कि कौन सा सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज है या कोई कितना ज्यादा रिड्यूस्ड है, ठीक है, बेसिकली। तो अब होता क्या, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट क्या है या यूज क्या है, this electron transport chain is actually used to recycle the reduced coenzymes, so this etc is used to recycle the reduced used to recycle the reduced coenzymes for continuous running of Krebs cycle and glycolysis, for continuous running of Krebs cycle and glycolysis, ठीक है। So this is the reason why ETC is performed, because it is used to recycle the reduced coenzymes for the continuous running of Krebs cycle and glycolysis। मतलब अगर हमको Krebs cycle और glycolysis को continuously कराते रहना है, so this electron transport chain is very much necessary, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होंगे, अब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए देयर शुड बी इलेक्ट्रॉन्स आल्सो, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, फ्रॉम वेयर विल दीस इलेक्ट्रॉन्स कम्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स कहां, NaDH2, मैम आपकी आवाज चली गई अभी isn't it coming, am I not audible to you, आ रही है मैम, आ रही है ना,
मैम मैं रिजॉइन करके आता हूँ। करो सी। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, NaDH2 and FeDH2 and FeDH2 synthesized during glycolysis and Krebs cycle. They release the electrons and the protons. Synthesized during glycolysis and Krebs cycle, they release the electrons and protons. ठीक है, so this is where from जहां से ये electrons और protons आएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको याद हो जो NaDH2 बना था, NaDH2 को हम लिखते हैं NaDH plus H positive. ठीक है, so when this NaDH plus H positive it undergoes oxidation, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा in presence of enzyme dehydrogenase, तो ये क्या बनाएगा, it will form NAD positive plus 2 protons plus 2 electrons. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे एंटर कर जाएंगे, these electrons they will enter the इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है, और एक्चुअल में क्या होता है कि जो NAD+ होता है सेल के अंदर ना, NAD+ की सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है. ठीक है, तो अगर सेल को ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म कराना है तो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म जो NAD+ को रीजनरेट करता रहे. ठीक है, तो इसीलिए दिस इज द अनदर रीजन कि जिसके लिए ये प्रोसेस नेसेसरी है. ठीक है, अच्छा मैंने इसमें बोला कि आपके इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में the components they are arranged on the basis of their redox potential. तो यहाँ पे सबसे टॉप पे कौन प्रेजेंट होता है, टॉप पे प्रेजेंट होता है the substance which is maximally reduced. यहाँ पे जो होगा वो सबसे ज्यादा maximally reduced होगा, एंड यहाँ पे जो होगा बॉटम पे that will be maximally oxidized. ठीक है, टॉप पे इट विल बी मैक्सिमली रिड्यूस एंड यहाँ पे मैक्सिमली ऑक्सीडाइज. सबसे ज्यादा रिड्यूस सब्सटेंस टॉप पे होगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज आपके सबसे बॉटम पे होगा. ठीक है, अच्छा और मतलब बेसिकली भी मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स ही बता रही हूँ. एक्चुअल एनर्जी विच इज टू बी सिंथेसाइज, मतलब ऑब्वियसली एनर्जी हमको क्या ATP के फॉर्म में सिंथेसाइज करना है. सो द एक्चुअल एनर्जी to be synthesized, जो actual energy synthesize करना है that is actually possessed by the protons, because these protons they generate a force which is known as the proton motive force, also known as PMF. ठीक है, so it is also known as proton motive force. वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि how is this proton motive force used to synthesize the ATP. ठीक है, अच्छा अब ये आपने माइटोकॉन्ड्रिया का तो स्ट्रक्चर सभी ने पढ़ा ही है. everyone has studied the structure of mitochondria. तो ये ATP का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होगा. सपोज दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, यहाँ पे दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. क्या बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, व्हाट आर दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज, माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टे. एग्जैक्टली, सो इन क्रिस्टे के ऊपर देयर आर सम टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट व्हिच आर नोन एज, इनको क्या बोलते हैं. So these are your F0 F1 particles. ठीक है, so these are the ones जो actual में आपका किस में हेल्प करेंगे, help in the synthesis of ATP. ठीक है, तो ये F0, हाँ बोलो.
हमें F0F1 पार्टिकल का पूरा नाम क्या है? ये इनको ऐसे ही बोलते हैं, कोई पूरा नाम नहीं है इनको, सिंपली सिर्फ ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। ऑक्सीसोम्स, टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स। एफ को तो फीलियर ही बोलते हैं ना शायद। फीलियल जनरेशन होती है, वो जेनेटिक्स में होता है। यहाँ पे इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। लास्ट ईयर था इसलिए। क्या बोल रहे हो? लास्ट ईयर था ना वो, इसके लिए फीलियर जनरेशन। फीलियल वो 12th में आएगा आपके जेनेटिक्स में। ठीक है अभी यहाँ तक। अच्छा अब क्या होगा, अभी इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं कराती हूँ। मैम ले लिया। एवरीवन? यस मैम। यस मैम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करेगा, ऑक्सीडाइजेस। मैं पहले कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ। सो दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट ऑक्सीडाइजेस द रिड्यूस्ड, so it oxidizes the reduced coenzymes like NADH2 and FADH2। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। NADH2 and FADH2 ऑन ऑक्सीडेशन ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीडेशन पे ये प्रोड्यूस करेगा NAD+। ठीक है, एंड एज आई ऑलरेडी सेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NAD+ इज वेरी लिमिटेड इन सेल। देख ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NAD+ इज वेरी मच लिमिटेड in cell, therefore regeneration of NAD+ is necessary। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अच्छा सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, दैट इज ATP प्रोडक्शन होगा। और अब ये जो ATP प्रोडक्शन होगा उसके लिए कोएंजाइम्स, जो मैंने बोला कोएंजाइम्स कहाँ से एंटर करेंगे। ठीक है, सो द कोएंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के कोएंजाइम्स कहाँ से एंटर करेंगे, दे विल एंटर थ्रू द मैट्रिक्स साइट। ठीक है, so the coenzymes of Krebs cycle they enter through the matrix site। ठीक है, whereas coenzymes of glycolysis enter through cytoplasm। ठीक है, तो क्योंकि क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होती है, सो देयर कोएंजाइम्स विल एंटर थ्रू द मैट्रिक्स साइट एंड दोज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस विल एंटर थ्रू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अब उन कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एक इसमें जितने भी ये आपके ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सबसे पहले तो आपका एक Q कॉम्प्लेक्स होता है। So this Q complex it is actually a coenzyme। मतलब जैसे जनरली हम बोलते हैं एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, but this is simply a coenzyme and it is not a protein। So this is not a protein। ठीक है, और क्या क्या होता है इसमें आपका FMN एक होता है FMN। FMN stands for flavin mononucleotide। flavin मैम तो जो लाइट रिएक्शन में था उसको क्या बोलते हैं? किसको? उसमें था ना वो आखिर में बनता है हेरोडॉक्सिन के बाद, वो यही है FMN, वो यही FMN है। ठीक है, सो FMN FES आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है,
देन देयर इज UQ, ठीक है। तो ये जो UQ है, दिस इज द ओनली मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मतलब बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे ऑल आर स्टेबल, मतलब एक ही जगह पे फिक्स्ड है। सिर्फ ये आपको जो UQ कंपोनेंट है, दिस इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर सकता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, देयर आर साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं। Cytochromes, they are present, or they are basically also your iron sulfur proteins. तो ये साइटोक्रोम्स किस ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसमें जो साइटोक्रोम है, जो रिडॉक्स पोटेंशियल है, वो किसके बीच में शिफ्ट करता है, इट शिफ्ट्स बिटवीन Fe2+ एंड Fe3+, मतलब फेरस और फेरिक स्टेट के बीच में इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, ठीक है। ये अभी सब मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, बाकी जब मैं एक्चुअल में आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट कराऊंगी तब ये सब पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे क्लियरली, ठीक है। तो अब साइटोक्रोम्स में क्या क्या होता है, साइटोक्रोम में होता है आपका साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, देन CA and A3. So these are all the cytochromes, और ये आपको इसी ऑर्डर में ही लर्न करने हैं, साइटोक्रोम B, C1, CA and A3। और ये जो इसमें साइटोक्रोम A3 होता है, दिस इज योर नोन एज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। So the cytochrome A3 is also known as, A3 is also known as cytochrome oxidase, ठीक है। एंड ऑल दीज कॉम्पोनेंट्स, ये जितने भी कॉम्पोनेंट्स लिखे हैं, ऑल दीज कॉम्पोनेंट्स दे आर अरेंज्ड एज 4 कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। 4 कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में अरेंज होते हैं ये सभी। एंड व्हाट आर दोज 4 कॉम्प्लेक्सेस, FMN, FES, ये एक कॉम्प्लेक्स है, देन Q, देन साइटोक्रोम B, देन FES, देन साइटोक्रोम C1, देन साइटोक्रोम C, ये तो यहाँ पे आएगा नहीं, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लो, मुझे आई रिक्वायर द एंटायर बोर्ड फॉर दिस। डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here it is FMN, FES, then goes to Q, then cytochrome B, then FES, cytochrome C1, then cytochrome C, then cytochrome A, CY and A3। मैम ये लर्न कैसे होगा इतना सारा? इसको सिर्फ ऐसे याद रखना, B1 C1 B C1 C A3, बस ऐसे याद रखना है। ये कॉमा है, इसको B1 मत समझ लेना, 1 तो ये है, इसको ऐसे लर्न रखना, साइटोक्रोम B C1 C A3, बस उसके आगे फिर साइटोक्रोम लगाते जाना, कुछ लर्न नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये तो मैं आपको अरेंजमेंट बता रही हूँ कैसे अरेंजमेंट होगी, ठीक है। एक Q के ऊपर यहाँ पे आपके आएगा FAD FES, देखो FAD FES। अब ये क्या है, ये सारे के सारे हैं कॉम्प्लेक्सेस। मैंने बोला कि ये सब कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में अरेंज्ड है, एंड दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सो दीज
these are the 4 complexes. This is your complex 1, then this is your complex 2, then this is your complex 3, and then आपका जो लास्ट है that is your complex 4. ठीक है, तो इन 4 कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में these are arranged. ठीक है, तो और जो कॉम्प्लेक्स 1, 3 and 4, ठीक है, so these 3 complexes 1, 3 and 4 they act as proton pumps. ठीक है, so मैं लिख देती हूँ 1, so your complex 1, 3 and 4 they act as proton pumps. ठीक है, प्रोटॉन पंप्स की तरह एक्ट करेंगे बिकॉज दे विल पंप द प्रोटॉन्स फ्रॉम मैट्रिक्स टू protons from मैट्रिक्स टू पीएमएस साइड, मतलब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वाली साइड पे. ठीक है, तो आज मैं सिर्फ अभी आपको इतना ही कराऊंगी. कल वाली क्लास में अभी आप लोग क्या करना, इन सब कॉम्प्लेक्सेस को एक बार पढ़ के आना, इनके नेम्स लर्न करके आना. ठीक है, फिर मैं आपको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इनकी अरेंजमेंट कैसे है, आई विल टेल यू दैट अरेंजमेंट. एंड